हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। दोस्तों, एलएमआरसी जेई के पीवाईक्यू पेपर की हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले बिल्डिंग मटेरियल और हाइड्रोलिक्स और जो है आपका जो है एक सब्जेक्ट, लगभग 3 सब्जेक्ट हमने कवर कर लिया है। ठीक है, जिसमें हमने बिल्डिंग मटेरियल कवर कर लिया है और आपका हाइड्रोलिक्स कवर कर लिया है और सर्वेइंग के क्वेश्चन को कवर कर लिया। आज के हम क्लास में सॉइल के क्वेश्चन जो आपके एलएमआरसी जेई पीआरक्यू पेपर में आए थे उनको डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं ना, सॉइल सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि देखो, जो भी एलएमआरसी का काम होता है या यूपी मेट्रो का जो भी काम होगा, आपका फाउंडेशन वगैरह बनेगी, तो वहाँ पे क्या है कि सॉइल के सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको सॉइल वाले चैप्टर से, सॉइल वाले सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आप सॉइल वाले सब्जेक्ट जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको भी ध्यान रखना है कि सॉइल से जो है कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल सॉइल मैकेनिक्स वाला चैप्टर, मतलब जो सॉइल वाला सब्जेक्ट है, आपको इसको बिल्कुल करके ही जाना है। चलो हम कुछ क्वेश्चन की डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमको मालूम पड़ पाए कि हम पढ़ रहे हैं, क्या हम पीआर के पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कि हमारे सामने दिक्कतें आ रही हैं। पीआर के पेपर करने से थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि हमको क्या हम उस एग्ज़ाम को टैकल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों के लिए हमने पीआर के पेपर लेकर आए हैं। तो चलो हम देखते हैं और उनको हम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। अगर आप नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ सीख लोगे तो आगे अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सीखो। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सीखने की। इंसान क्या करता है ना, हम लोग क्या सोचते हैं, यार हमसे बन ही नहीं रहा, हमारा तो हो। अरे भाई, नहीं बन रहा, कोई एग्जाम में थोड़ी बना रहे हैं। अगर यहाँ हम सीख ही तो रहे हैं, अगर सीख के अगर एग्जाम में सिलेक्शन ले लिए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देख रहे होगे कि प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल क्या होता है। आप सभी को बता दूं, एक होता है कॉम्पैक्शन, एक होता है आपका कंसोलिडेशन। तो कॉम्पैक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी आपका कॉम्पैक्शन होगा, तो कॉम्पैक्शन वाले में क्या होता है कि आपकी जो है जो एयर होती है उसके अंदर एयर जो है रिमूव होती है। क्या होती है? एयर रिमूव होती है। लेकिन जो आपका कंसोलिडेशन होता है, इसमें से क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर होता है। जो आपका पी बनता है वो आपका निकल के आता है। तो कॉम्पैक्शन में क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ एयर ओनली फ्रॉम द सॉइल होगा। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। बाकी आपका जो है कह रहा है एक्सपल्सन ऑफ वाटर, गलत बात है। कॉम्पैक्शन में वाटर बाहर निकलता ही नहीं है। एक्सपल्सन ऑफ एयर एंड वाटर, ये भी गलत बात है। रिड्यूसिंग द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल बाई टेम्पलिंग रोलिंग एंड वाइब्रेशन ऑफ सॉइल, ये नहीं बात है। तो इसका जो कॉम्पैक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी जो एक्सपल्सन ऑफ एयर होती है, जो उसके वाइड में एयर मौजूद होती है, वो बाहर निकल के आती है और पार्टिकल पास पास आते हैं और उनकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके पीआई के पेपर में ही आया था। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पर ये फार्मूले के बेस के ऊपर है। इसमें कह रहा है कि यूजिंग द रैंकाइन फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या है कि रैंकाइन फार्मूले का यूज करके आपको मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को बताना है। इफ सेफ बेयरिंग कैपेसिटी आपको दे रखा है 90 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड यूनिट वेट कितना है, 18 किलोमीटर पर मीटर का, साइन 5 1/3 और 5 क्या है, ग्राफ रिपोज। तो आपको पता है कि एक होता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, वो क्या होता है, पी बाई गामा 1 - sin 5 डिवाइड बाई 1 + के sin 5 का होल स्क्वायर, ही तो होता है फार्मूला। अब यहाँ पे जहाँ पे पी है वहाँ 90 हो जाएगा, डिवाइड बाई गामा कितना है, 18 है। अब sin 5 वैल्यू 1/3 है, तो 1 - 1/3 प्लस के 1 + 1/3, इसका स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा कितना, 18 5 ज़ा 90, और 3 × 3 में से 1 हो गया, 2/3 हो जाएगा। और 3 × 3 = 4/3, मतलब कि 3 बटा आपका ये 4 हो जाएगा स्क्वायर। ये से ये कट जाएगा, 2 × 2 2 दूना 4, आपका ये कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 5/4 काटोगे तो 1.25 आपका आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं, बस इस फार्मूले को याद रखना है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो पी बाई गामा 1 - sin 5 डिवाइड बाई प्लस के sin 5 आपका रैंकाइन फार्मूला हो जाए, जो कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने के लिए आपका यूज होने वाला होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से क्या पूछा गया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछा गया है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया आपका 10 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ वाइड, जो वॉल्यूम ऑफ वाइड है कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर क्यूब आपको दे रखा है। और वॉल्यूम ऑफ आपको एयर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो अब बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 10 में से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा।
आपको पता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर होता है प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। हमको निकालना डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है भैया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना 7 है और वाइड कितना था 10 था। इसको परसेंटेज में निकालोगे कितना आएगा, 17% नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा भैया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 17% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आसानी से आप जो है अगर आपको फार्मूला याद रहता तो कर सकते हो। अच्छा अब बताओ चलो, वाइड रेशियो क्या होता है, वाइड रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड होता है, इसको भी ध्यान रखना। चलो बताओ पोरोसिटी क्या होता है, तो पोरोसिटी आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम आपका पोरोसिटी होता है। चलो आप बताओ कि वाटर कंटेंट क्या होता है भैया, तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, ये आपका वाटर कंटेंट होता है। फिर आपसे पूछेंगे भैया परसेंटेज एयर वाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन, एक देखो एक होता है परसेंटेज एयर वाइड और एक होता है आपका एयर कंटेंट, दोनों में अंतर है। जब कहेगा एयर कंटेंट तो वॉल्यूम ऑफ एयर आपका जो है होगा वॉल्यूम ऑफ वाइड के रेस्पेक्ट में, और वॉल्यूम ऑफ एयर जब टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आपका देखा जाएगा तो आपका होगा परसेंटेज एयर वाइड, और जब होगा एयर कंटेंट जब वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा, ठीक, तो आपका एयर कंटेंट होता है। तो ये सारे फार्मूले आपको टिप्स में बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से अगर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो कि फार्मूला बेसिक पे होते हैं, आसानी से आप उनको टैकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्बिट्रेरी लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट एट व्हिच सॉइल टेंड टू पास फ्रॉम द सेमी सॉलिड टू सॉलिड स्टेट। आपको एक ये कैसाग्रांडे का जो अटरबर्ग लिमिट चार्ट होता है इसको याद कर लेना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस वाले जोन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सॉलिड स्टेट, यहाँ पे आपको सेमी सॉलिड, यहाँ पे प्लास्टिक स्टेट, और यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपको जो है लिक्विड स्टेट देखने को मिलेगा। और ये जो लिमिट होती है आपकी सिंकेज लिमिट होती है, यहाँ पे आपकी जो है प्लास्टिक लिमिट होती है, यहाँ पे आपकी क्या होती है लिक्विड लिमिट होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द आर्बिट्रेरी लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट एट व्हिच द सॉइल टेंड टू पास फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट से कहाँ जा रही है, सॉलिड स्टेट में जा रही है, तो उसके बीच में कौन सा वाटर कंटेंट होता है, तो आपके कौन सा वाटर कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, सिंकेज लिमिट का दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि मान लो प्लास्टिक स्टेट से सॉइल हमारी सेमी सॉलिड में जा रही है तो कौन सा वाटर कंटेंट बीच में लाई करता है, प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट से हमारी सॉइल कहाँ है, प्लास्टिक स्टेट में जा रही है, कौन सा वाटर कंटेंट लाई करेगा, लिक्विड लिमिट। तो इस तरीके से आपको ये चार्ट पूरा याद रखना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। आप खुद देख रहे हो ये भी आपका एलएमआरसी का पेपर, यूपीएमआरसी का पेपर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है शेयर स्टन से है कि यहाँ पे कूलाम इन्वेलप को दे दिया गया, बताना है कि किस प्रकार की सॉइल है। तो आप देख रहे हो कि जी डी सारी के सारी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कोहेशन के बराबर है, मतलब कि यहाँ पे किसी प्रकार का फाई इंडेक्स नहीं पाया जा रहा है। अगर फाई इंडेक्स पाया जाता है यही आपका ग्राफ इस तरीके से बनता। आपको पता है ग्राफ ऊपर फाई इंडेक्स पे जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब कि यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। तो मतलब क्या होगी, ये प्योर क्ले सॉइल होगी, क्या होगी, प्योर क्ले सॉइल आपकी होगी। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगा, ये प्योर क्ले होगा। तो आपका सिलेक्शन के टॉपिक का ये क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन क्या है। टरजागी के वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी से है। टरजागी की एक वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी है। अब उसके कुछ एजम्पशन है, उस एजम्पशन के बेस पे यहाँ पे 4 एजम्पशन दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा एजम्पशन करेक्ट नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि टरजागी की जो आपकी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी है उसके ये कुछ एजम्पशन है, आप इनको रट्टा मान लो। रट्टा सॉरी रट्टा मारने का मेरा मतलब यही है कि अगर आप इसको पढ़ लोगे ना तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप कर ले जाओगे। पहली थ्योरी क्या है कि फ्लो इज वन डायमेंशनल, मतलब जो फ्लो होगा वो वर्टिकली होगा। डार्सी ला यहाँ पे क्या करेगा, वैलिड करेगा। टरजागी की जो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी है उसकी कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में 6 मान्यताएं यहाँ पे दी गई हैं, आपको इनको एकदम से रट्टा मार लेना है। क्योंकि फ्लो कैसा होना चाहिए, वन डायमेंशनल। फ्लो कैसा हो, डार्सीला वैलिड करे। सॉइल कैसी हो, होमोजीनियस हो। और सॉइल इज कम्प्लीटली सेचुरेटेड, ये सारे इंपॉर्टेंट है। द सॉइल ग्रेन एंड वाटर आर बोथ इनकम्प्रेसिबल, चाहे आपका सॉइल ग्रेन्स हो वाटर हो कोई भी आपका कंप्रेसिबल नहीं है, इनकम्प्रेसिबल होता है। स्ट्रेन आर स्मॉल विथ द अप्लाइड लोड इंक्रीमेंट देयर इज नो चेंज इन द थिकनेस। तो ये कुछ एजम्पशन है। आप क्वेश्चन पे आते हैं। पहला एजम्पशन कह रहा है कि द कंप्रेशन इज वन डायमेंशनल, हाँ हमने अभी इसको पढ़ा कि भैया ये तो यही सही बात है। सॉइल इज नॉन होमोजेनियस, नहीं भैया महापाप कहाँ कर रहे हो, ये तो महापाप बात बता दी भैया। इसने एजम्पशन में क्या कहा, सॉइल होमोजेनियस होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा भी है तो नॉट करेक्ट में आपका ही हो जाएगा सही ऑप्शन में।
फ्लो ऑफ वाटर इन द सॉइल वाइड इन द वन डायमेंशन, बिल्कुल सही बात है। सॉइल इज कंप्लीट सेचुरेटेड, बिल्कुल सही बात है। तो भैया ये जो आपका ये कंसोलिडेशन वाला है ना भैया, इसको बिल्कुल रट्टा मार लेना, इसको पढ़ लेना यार, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका जो कि परमेबिलिटी से क्वेश्चन है, और परमेबिलिटी से बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। आपको पता है डार्सी लॉ इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए। यहाँ पे आई दे रखा है कितना, देखो 2 दे रखा है। एरिया दे रखा है कितना, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको 150 ml पानी जो है डिस्चार्ज हो रहा है 120 सेकंड में, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपान के टी हो जाएगा। तो यहाँ पे 150 बटा 120 करके के वैल्यू आपको निकालना है। आई की जहाँ 2 रखोगे, एक जहाँ पर 12.5 रखोगे, तो आप आराम से के निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वेन शेयर टेस्ट इज सुटेबल फॉर, जो वेन शेयर टेस्ट है किसके लिए सुटेबल होता है, तो आपको बता दूं कि जो वेन शेयर टेस्ट होता है वो भी आपके शेयर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने में यूज होता है। जैसे कि आपका डायरेक्ट शेयर टेस्ट हो गया, वेन शेयर टेस्ट हो गया, फिर आपका ट्रायक्सियल शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। ये सारे जो होते हैं हमको सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज होते हैं। पर उसमें जो वेन शेयर टेस्ट होता है आपके जो है कोहेसिव सॉइल के यूज होता है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा किले के लिए। अच्छा, वेन शेयर टेस्ट में एक क्वेश्चन फार्मूला बनता है कि टाउ इक्वल टू टी अपान, आपने पढ़ा होगा, पाई डी स्क्वायर एच बाई एच प्लस डी बाई 3। जब टॉप एंड बॉटम आपका जो केवल आपका बॉटम जो होता है वेन आपका लगा होता है, टी अपान पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस डी, इस डी बाई 6, इस वाले फार्मूले को आपको जरूर देखे जाइए, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आया था 2000 मतलब कि LMR से यूपी मार्क्स के अंदर, तो आपको इसको जरूर देखे जाना यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपका है प्लेट लोड टेस्ट से है, उसके बारे में सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि प्लेट लोड टेस्ट में क्या होता है। आफ्टर एवरी इंक्रीमेंट इन लोड ऑन प्लेट, सेटलमेंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जब सेटलमेंट आपका हो जाता है, किससे लेस देन होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 0.02 mm पर आवर, 0.02 mm पर आवर, एंड देयर आफ्टर द लोड इज इंक्रीज एंड द टेस्ट इज कंटिन्यूड अंटिल ए लोड ऑफ अबाउट, कितने टाइम हो जाता है आपका अल्टीमेट लोड का, तो वो आपका हो जाता है भैया ध्यान रखिएगा 1.5 टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.5, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, प्लेट लोड टेस्ट के अंदर ये आपका आता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्ट्रिप फुटिंग से क्वेश्चन है, क्यों थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है आपको, आराम से समझ लेना है कि जब भी देखो यहाँ पे कह रहा है कि आपकी स्ट्रिप फुटिंग जो है सरफेस ऑफ ड्राई क्वेश्चनलेस सॉइल के ऊपर रखी हुई है, पर वाटर टेबल राइज कर जाता है, कहाँ तक, सरफेस ड्यू टू फ्लडिंग, देन वाटर परसेंटेज कितना रिडक्शन होता है। आपको पता है कि 50% से आपकी घट जाती है, तो कितना हो जाएगा आपका 50%, आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखो 50% घट जाती है, तो सिंपल क्वेश्चन भी आता है, बस आपको थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए आसानी से फुटिंग के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका फिर भी वही अटरबर्ग लिमिट से क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन है कि व्हेन लिक्विडिटी इज ग्रेटर देन 1, अगर लिक्विडिटी इंडेक्स आपका ग्रेटर देन 1 हो जाए तो सॉइल किस स्टेट में होगी। आप सभी को पता है कि लिक्विडिटी इंडेक्स आपका जो IL होता है, IL बराबर क्या होता है, WN माइनस के WP डिवाइड बाई WL माइनस के WP, मतलब कि नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस के प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक वाटर कंटेंट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट आपका जो होता है, ये आपका IL का फार्मूला होता है। अगर IL ग्रेटर देन हो रहा है, भैया ध्यान रखना, अगर आपका IL ग्रेटर देन 1 आपका हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपका जो नेचुरल वाटर कंटेंट है माइनस के प्लास्टिक लिमिट है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन किससे हो जाएगी, लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट से। यहाँ पे WP बराबर, मतलब कि नेचुरल कंटेंट आपका बढ़ जाएगा लिक्विड लिमिट से। तो अब यहाँ पे अगर नेचुरल वाटर कंटेंट आपने ग्राफ पढ़ा है, इस ग्राफ में आपका यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है आपका लिक्विड लिमिट होता है, यहाँ पे आपका सॉलिड स्टेट, यहाँ सेमी सॉलिड, यहाँ प्लास्टिक, यहाँ लिक्विड स्टेट। अगर नेचुरल वाटर कंटेंट जो सॉइल मौजूद है वो लिक्विड लिमिट से ज़्यादा जा रहा है, तो सॉइल किस स्टेट में जाएगी, लिक्विड स्टेट में जाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि वो कह रहा है ना कि आपकी जो लिक्विडिटी इंडेक्स है, मतलब कि IL का जो मान है वो किससे है, ग्रेटर देन 1 हो रहा है। अगर IL का मान ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में आपका नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब ज़्यादा बढ़ेगा तो सॉइल ऑटोमेटिक आपकी कहाँ चली जाएगी, लिक्विड स्टेट में, मतलब तो बिल्कुल फ्लो की तरह बहने लगेगी। तो आपको इसको ध्यान रखना। अच्छा बताओ लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं, तो लिक्विड लिमिट हम लोग कैसा ग्रांडे प्रेस से निकालते हैं। लिक्विड लिमिट निकालने के लिए आपको पता है कि कौन सी माइक्रोन की ISC यूज की जाती है, 425 माइक्रोन की ISC यूज की जाती है। कितना सैंपल लेते हैं, 120 ग्राम सॉइल सैंपल लेते हैं। तो इस सबको आपको ध्यान में रखना होगा कि लिक्विडिटी इंडेक्स आपका कैसा ग्रांडे प्रेस से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है
पूछा गया है स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट से। देखो अब यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे, आपको पता होगा इसका आंसर पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो याद करते हो कि 2.6 kg वेट होता है और 310 mm उसकी हाइट होती है और 3 नंबर ऑफ लेयर में 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे हम लोग जो है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। पर क्वेश्चन में देखो कैसे पूछ लिया, क्वेश्चन पूछा है कि आपका लाइट कॉम्पैक्शन अंडर इंडियन स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट है, पर उसने देखो वेट को किस में दे दिया, न्यूटन, 12 न्यूटन। लो भैया लो, लो 12 न्यूटन 48 न्यूटन 48.9 26 न्यूटन। और हमको लेकिन पता है कि 2.6 kg होता है, तो 26 गुणे अगर हम लोग 10 करेंगे तो 26 न्यूटन आ जाएगा। रैमर फॉल करेगा, हाइट आप 310 mm पे होता है, क्योंकि ये पूछा इंडियन स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट को भी लाइट वेट में। अगर हैवी वेट में पूछता तो आपका 4.8 के साथ जाते, वो भी इस वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं, क्योंकि वो 4.89 kg तो होता है पर 450 mm की ऊंचाई से उसको जो है गिराया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको भी आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्योंकि आप क्वेश्चन तो आता है हमसे सबसे, लेकिन गलती होने के चांस यहाँ बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में कर देते हैं और वहाँ पे प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, बाहर तो समझ में आता है सब कुछ कि हाँ कैसे, एग्जाम हॉल में बैठने प्रेशर होता है। तो यार इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना और अच्छे से क्वेश्चन को करना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पे जो भैया राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि पूछा है लाइट कंपैक्शन का तो हो जाएगा 26 न्यूटन। अगर पूछा हाई वाला पूछता तो ये आंसर होता। तो आपको दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड का क्वेश्चन है। तो भैया बता दें कि बल्किंग ऑफ सैंड किस में होती है। तो आपकी बल्किंग ऑफ सैंड फाइन सैंड में ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है अगर 5 से 6% इसके अंदर वाटर कंटेंट मौजूद होगा तो ये आपका जो है 20 से 30% का वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और ये फाइन सैंड में होती है ज़्यादा आपकी। ठीक है, आपका कुछ इस तरीके से होता है, ज़्यादा फाइन सैंड होगा, इसमें ज़्यादा होगा, फिर मीडियम में, फिर आपके कोर्स में। तो आपको पता है बल्किंग ऑफ सैंड फाइन सैंड की ज़्यादा होती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के बारे में है। तो आपको बता दूं ये एक प्रकार का सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ निकालने का एक अच्छा टेस्ट है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। इसके बारे में थोड़ा जानते हो? इसके बारे में देखो, जैसे अभी हमारे पास एक वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी थी, उसके कुछ एजम्पशन थे, तो वैसे ही एक इसकी बातें है कि ये कभी भी जो है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए परफॉर्म नहीं किया जाता है। जो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है वो कभी भी, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट भैया जो है वो कभी भी कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होता है, आपका वाटर पार्टिकल इसमें से मौजूद रुकेगा ही नहीं, वो तो मतलब बाहर निकल जाएगा। और अनकन्फाइंड मतलब क्या होता है कि पानी को बाहर निकलने नहीं देना है ड्यूरिंग द टेस्ट। तो द टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन द कोर्स ग्रेन सॉइल। तो इस प्रकार का टेस्ट कभी भी कोर्स ग्रेन सॉइल पे नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी एमआरसी जेई के अंदर आए हुए थे। तो मैंने सोचा आपको करा दूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और हमारी तैयारी क्या है, हमको किस तरीके से अपनी तैयारी को करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप एमआरसी जेई के अच्छे एस्पिरेंट हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्लास ज़रूर देखनी चाहिए। तो आपने अगर ये क्लास देखी है, इससे पहले की क्लास में मेरी 3 क्लासेस हैं जिसमें हमने बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन करा रखे हैं और हमने हाइड्रोलिक के क्वेश्चन करा रखे हैं और सर्विंग के क्वेश्चन करा रखे हैं। हमारी अभी एक वीडियो इन्वायरमेंट के ऊपर आएगी जो कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चनों की होगी, जो कि आपके एलएमआरसी जी के पीवाईक्यू की बेस पे होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास को भी जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और चैनल को अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।